स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 8 चैप्टर 8 कोशिका संरचना एवं प्रकार्य। इसके पहले पार्ट में, इस चैप्टर के पहले पार्ट में हम कोशिका क्या है, कोशिका के क्या कार्य हैं, कोशिका की आकृति कैसी है, कोशिका का साइज क्या है, इन सब के बारे में हम आपको पहले बता चुके हैं। आज हम करेंगे कोशिका की संरचना, किस चीज से मिलकर कोशिका बनी हुई है। कोशिका की जो सबसे पहले कोशिका जीवन की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई होती है। सबसे छोटी इकाई जीवन की, इसे कोशिका कहा जाता है। और एक जैसी, मान लीजिए ये एक कोशिका है, एक जैसी कोशिकाएं मिलकर किस चीज का निर्माण करती हैं? उत्तक का। मान लीजिए ये कुछ कोशिकाएं मिल गई, मिलकर इन्होंने क्या बनाया? उत्तक का निर्माण किया। और उत्तक मिलकर क्या बनाते हैं? अंग। उत्तक मिलकर क्या बनाते हैं? अंग। और विभिन्न प्रकार के अंग मिलकर बनाते हैं अंग तंत्र। जैसे कि मान लीजिए हम पाचन तंत्र का लेते हैं, हमारा मुख है, ग्रसनी है, अमाशय है, यकृत है, छोटी आंत है, बड़ी आंत है, ये विभिन्न अंग हैं। और ये सभी अंग मिलकर क्या बनाते हैं? अंग तंत्र। जैसे कि क्या बनाया? पाचन तंत्र। और ऐसे ही विभिन्न तंत्र मिलकर, जैसे कि पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र, ऐसे ये तंत्र मिलकर क्या करते हैं? एक जीव का निर्माण करते हैं। तो जीवन की सबसे छोटी इकाई क्या हुई? कोशिका। अब हम अध्ययन करेंगे कि कोशिका किस चीज से मिलकर बनी है। ध्यान देंगे बेटा, कोशिका के मुख्य 3 भाग होते हैं: कोशिका झिल्ली, केंद्रक और कोशिका द्रव्य। सबसे पहले हम आपको लेंगे कोशिका झिल्ली। ये मैं आपको एक कोशिका की संरचना बना रही हूं, जंतु कोशिका। किसकी संरचना बना रहे हैं हम? ये जंतु कोशिका की संरचना। जो जंतु कोशिका या पादप कोशिका, जो भी आप लेंगे, जो उन्हें संरचना प्रदान करती है, जो उन्हें आकृति प्रदान करती है, ये जैसे बाहर की हमने ली, इसे हम कहते हैं कोशिका झिल्ली। क्या कहते हैं इसे? कोशिका झिल्ली। इसे प्लाज्मा झिल्ली भी कह सकते हैं, जो कि कोशिका को आकार प्रदान करती है। प्लाज्मा झिल्ली, इसे कोशिका झिल्ली भी कहते हैं, ध्यान रखेंगे। जो कोशिका झिल्ली है, ये आपको इन्हें आकार प्रदान करेगी। ये जंतु कोशिका में उपस्थित होती है, पादप कोशिका में भी उपस्थित होती है, और ये विभिन्न प्रकार के प्रोटीन और लिपिड से मिलकर बनी हुई होती है। लेकिन पादप कोशिका में, यहां बेटा ध्यान देंगे आप, पादप कोशिका में जंतु कोशिका के बाहर एक और झिल्ली होती है, जो उसे सुरक्षा प्रदान करने के लिए होती है। आपको पता है कि जब मनुष्य है, ये क्या है? जब बाहर की वायुमंडलीय परिस्थितियां परिवर्तित होती हैं, तो ये अपने स्थान को बदल लेते हैं, कमरे के अंदर चले जाते हैं, भवन के अंदर चले जाते हैं। लेकिन पेड़ पौधे जहां हैं वहीं रहते हैं। तो इन्हें अपनी सुरक्षा के लिए इनकी कोशिकाओं के बाहर एक और संरचना उपस्थित होती है, जिसे कहा जाता है प्लाज्मा कोशिका भित्ति। प्लाज्मा नहीं, इसे हम कहेंगे कोशिका भित्ति। ये बेटा ध्यान देंगे, ये डिफरेंस है। कोशिका भित्ति सिर्फ पेड़ पौधों की कोशिकाओं में पाई जाती है, सेलुलोज से मिलकर बनी होती है, और ये सुरक्षा प्रदान करने का कार्य, जब वायुमंडलीय परिस्थितियां परिवर्तित होती हैं, तो ये पेड़ पौधों को सुरक्षा प्रदान करती है। ये थी कोशिका झिल्ली। दूसरा हमारा संरचना होती है केंद्रक। ये यूजुअली कोशिका के मध्य में स्थित होता है, लेकिन पादप कोशिका में ये मध्य में ना होकर थोड़ा सा साइड में होता है। ये मैं जो संरचना बना रही हूं, इस संरचना को, ऐसे गोल संरचना होती है और ये छिद्र युक्त होती है। ध्यान रखना बेटा, ये छिद्र युक्त ये जो कोशिका होती है, इसे कहा जाता है केंद्रक। क्या कहते हैं इसे? केंद्रक कहा जाता है। ये कोशिका के सभी कार्यों को नियंत्रित करने का कार्य करता है। इसके अलावा ये देखते हैं, अगर हम एक अच्छे आवर्धित सूक्ष्मदर्शी यंत्र की सहायता से अगर संरचना इसकी देखें, तो इसकी ये जो बाहर है झिल्ली,
इसे कहते हैं केंद्रक आवरण या केंद्रक झिल्ली। क्या कहते हैं इसे? केंद्रक आवरण या केंद्रक झिल्ली कहा जाता है। केंद्रक के मध्य एक द्रव पदार्थ भरा हुआ होता है जिसे केंद्रक द्रव्य कहते हैं। केंद्रक द्रव्य इसे कहा जाता है। आवर्धित सूक्ष्मदर्शी से अगर आप देखें तो यहां पर आपको एक काली सी संरचना दिखाई देती है जिसे केंद्रिका या न्यूक्लियोलस कहते हैं। ये जो संरचना है ये इसे क्या कहते हैं? केंद्रिका। इंग्लिश में इसे न्यूक्लियोलस कहा जाता है। ये केंद्रिका कोशिका विभाजन के समय केंद्रक को विभाजित करने में सहायता करती है। इसके अंदर ऐसी कुछ कुछ धागे जैसी सी संरचनाएं हमें दिखाई देती हैं। इन धागे जैसी संरचनाओं को क्या कहते हैं? गुणसूत्र या क्रोमोसोम कहा जाता है। क्या कहते हैं इन्हें? गुणसूत्र या क्रोमोसोम कहा जाता है। अगर आप गुणसूत्र की संरचना देखें तो ये इस प्रकार के होते हैं और अगर इसके एक टुकड़े को देखा जाए, गुणसूत्र के उपस्थित होते हैं जीन। गुणसूत्र के ऊपर क्या उपस्थित होते हैं? जीन। और जीन आनुवंशिक गुणों के वाहक होते हैं। आनुवंशिक गुण मतलब माँ बाप के गुण जो बच्चों में आते हैं। आप लोग देखते हैं कई बार आपकी, कोई कहता है आपकी आंखें आपके पापा जैसी हैं, आपकी आंखें पापा की तरह भूरी हैं। कोई कहता है आपके बाल आपकी मम्मी की तरह घुंघराले हैं। इसका मतलब हमारे माँ बाप के गुण हम तक स्थानांतरित हुए, इसे कहते हैं आनुवंशिकता। और उन आनुवंशिक गुणों को यानी माँ बाप के गुणों को बच्चों तक स्थानांतरित करने का काम किसका होता है? जीन का होता है। और ये जीन किस पर उपस्थित होते हैं? गुणसूत्र पर। और गुणसूत्र कहाँ उपस्थित होते हैं? केंद्रक के अंदर। इसका मतलब केंद्रक जो है ये आनुवंशिक गुणों को, माँ बाप के गुणों को बच्चों के अंदर स्थानांतरित करने का कार्य भी करता है। इसके बाद केंद्रक के आधार पर हम कोशिकाओं को दो भागों में बांटते हैं, या केंद्रक के आधार पर जीव दो प्रकार के होते हैं। एक ऐसे जीव जिनकी कंप्लीट केंद्रक झिल्ली होती है, यानी अलग से आप उन्हें पहचान सकते हैं, केंद्रक है, इसके अंदर गुणसूत्र हमेशा जोड़ों के अंदर उपस्थित होते हैं, यानी जिनकी केंद्रक झिल्ली होगी, जिनकी अलग से पहचान होती है, ऐसे जीवों को हम कहते हैं, ऐसे केंद्र कहते हैं यूकैरियोटिक। क्या कहते हैं इन्हें? यूकैरियोटिक। और ऐसे जीवों को कहा जाता है यूकैरियोट, यानी जिनका अलग से केंद्रक होता है, अलग से केंद्रक झिल्ली होती है, जिनके गुणसूत्र जोड़ों के अंदर उपस्थित होते हैं। जैसे कि मनुष्य है, पेड़ पौधे हैं, जीव जंतु हैं, ये सारे यूकैरियोट होते हैं। लेकिन ब्लू ग्रीन एल्गी है, नील हरित शैवाल जिसे कहा जाता है, या जीवाणु है, उनके अंदर ये सारा पदार्थ तो उपस्थित होता है लेकिन केंद्रक झिल्ली नहीं होती, इसलिए हम अलग से इसकी पहचान नहीं कर सकते। तो उन्हें कहा जाता है, जैसे ये पदार्थ हो गया, ये आपका क्या है? गुणसूत्र है, ये केंद्रिका है, ये कोशिका द्रव्य है, लेकिन अलग से झिल्ली नहीं है और इसके गुणसूत्र भी जोड़े में नहीं है, एकल होते हैं। तो ऐसे जीवों को कहा जाता है प्रोकैरियोट। क्या कहते हैं? प्रोकैरियोट्स इन्हें कहा जाता है। यानी कि केंद्रक के आधार पर जीव दो प्रकार के हुए, प्रोकैरियोट जिनका केंद्रक अलग से पता नहीं चलता, यानी केंद्रक झिल्ली नहीं होती, और यूकैरियोट जिनका अलग से केंद्रक होता है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट जो आता है वो है कोशिका द्रव्य। बेटे ये देखेंगे आप, ये आपकी थी प्लाज्मा झिल्ली, ये आपकी है केंद्रक झिल्ली। इसके मध्य ये जो भी पदार्थ है, प्लाज्मा झिल्ली, केंद्रक झिल्ली, इसके बीच के इस सारे पदार्थ को कहा जाता है कोशिका द्रव्य। क्या कहते हैं इसे? कोशिका द्रव्य। फिर आपका एक क्वेश्चन आता है, जीव द्रव्य क्या है? जीव द्रव्य क्या होगा? ये प्लाज्मा झिल्ली के अंदर जो भी पदार्थ है, इस सारे को मिलाकर हम क्या कहते हैं? जीव द्रव्य। यानी क्या हुआ? जीव द्रव्य क्या हो गया?
पहला पार्ट क्या हो गया, कोशिका द्रव्य, और दूसरा पार्ट इसका क्या हो गया, केंद्रक। इन दोनों को मिलाकर क्या कहा जाता है, जीव द्रव्य। अगर आप जीव द्रव्य में से केंद्रक को हटा दें तो ये जो पदार्थ बच गया इसे हम क्या कहते हैं, कोशिका द्रव्य कहा जाता है। कोशिका द्रव्य के अंदर यहाँ बहुत सारी छोटी छोटी अन्य संरचनाएं होती हैं जो कोशिका के लिए कार्य करती हैं। उन संरचनाओं को कोशिकांग कहा जाता है। कोशिका द्रव्य के अंदर उपस्थित विभिन्न संरचनाएं क्या कहते हैं, कोशिकांग। आपके में बहुत डिटेल नहीं है, मैं थोड़ा थोड़ा आपको बताऊंगी। सबसे पहला कोशिकांग होता है माइटोकॉन्ड्रिया। इसकी संरचना दोहरी झिल्ली वाली संरचना होती है। बाहर वाली झिल्ली स्मूथ होती है, अंदर वाली ऐसी उंगली जैसी संरचनाएं इसमें लगी हुई होती हैं। इस प्रकार की संरचना होती है। इसका अपना स्वतंत्र डीएनए होता है। इसमें तरल पदार्थ भरा होता है जिसे स्ट्रोमा कहते हैं। ये जो संरचना है ये किसकी है, माइटोकॉन्ड्रिया। इस प्रकार की बहुत सारी छोटी छोटी इसके अंदर संरचनाएं पाई जाती हैं जिन्हें माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का ऊर्जा घर, पावर हाउस कहते हैं, क्योंकि भोजन का ऑक्सीकरण पूर्णतः माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है, क्योंकि ऑक्सीकरण करने वाले एंजाइम माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर उपस्थित होते हैं। तो इसके अंदर सारी ऊर्जा होती है, इसीलिए इसे कोशिका का पावर हाउस या ऊर्जा घर कहा जाता है। इसके बाद सेकंड आती है बेटा, इसका कोशिकांग है क्लोरोप्लास्ट। अब यहाँ डिफरेंस का पॉइंट आ गया है। क्लोरोप्लास्ट सिर्फ पादप कोशिका में होते हैं, जंतु कोशिका के अंदर नहीं होते। ये कोशिका का भोजन बनाने का कार्य करते हैं। इनकी संरचना ऐसे ही डबल लेयर संरचनाएं होती है, ये होती है, ये इसकी दोहरी संरचना होती है, और इसके अंदर इस प्रकार के छोटे छोटे जैसे कॉइन्स जैसी संरचनाएं इसके अंदर उपस्थित होती हैं जो आपस में ऐसे जुड़ी होती हैं। और ये जो संरचना है थाइलेकोइड इन्हें कहते हैं, ये सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करती है और पौधे के लिए भोजन बनाने का कार्य करती है। इसीलिए क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल नाम का एक हरित वर्णक भी पाया जाता है, हरे रंग का वर्णक भी पाया जाता है। इसीलिए पौधों की पत्तियां भी हरी होती हैं और वे प्रकाश के द्वारा भोजन बनाने का कार्य करती हैं। इसलिए क्लोरोप्लास्ट को कोशिका का रसोई घर कहा जाता है। क्लोरोप्लास्ट सिर्फ पादप कोशिका में होता है, जंतु कोशिका में नहीं होता। इसके बाद आपका आता है गोल्जी का, ऐसे पहले मैं आपको बताऊंगी राइबोसोम। ऐसे छोटी छोटी गोल गोल बहुत ज्यादा संरचनाएं हमारी कोशिका के अंदर पाई जाती हैं। पर जो हम लोग खाना खाते हैं, जो हमारे प्रोटीन है, वो पाचित होकर अमीनो अम्ल में परिवर्तित हो जाते हैं और हमारे शरीर में लगभग 20,000 प्रकार के अमीनो अम्ल उपस्थित रहते हैं और वो अमीनो अम्ल आपस में क्रिया करके प्रोटीन का निर्माण करते हैं। तो वो प्रोटीन, अमीनो अम्ल से प्रोटीन बनाने का कार्य किसका होता है, राइबोसोम। ये संरचना कौन सी होती है, राइबोसोम, जो कि प्रोटीन बनाने का कार्य करती है। इसके बाद आपका आता है गोल्जी काय। इस प्रकार की संरचना होती है गोल्जी काय, ऐसे स्टॉक से होते हैं ये संरचना, ऐसी इस प्रकार की संरचना पाई जाती है। इन्हें कहते हैं गोल्जी काय। ये गोल्जी काय जो हैं, ये क्या काम करते हैं, जो राइबोसोम ने प्रोटीन बनाया उस प्रोटीन को ट्रांसपोर्ट यानी परिवहन करने का काम, जहां प्रोटीन की आवश्यकता होती है प्रोटीन को अपने अंदर पैक करते हैं और जब जरूरत होती है उसे एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजने का कार्य करते हैं। नेक्स्ट आती है रिक्तिकाएं। रिक्तिका में डिफरेंस का पॉइंट आएगा, छोटी छोटी रिक्तिकाएं जो अपशिष्ट पदार्थों को अपने अंदर संचित करके रखती हैं और जरूरत पड़ने पर कोशिका के बाहर निकाल देती हैं। इन्हें कहते हैं रिक्तिका। रिक्तिका जंतु कोशिका में बहुत सारी होती हैं, छोटी छोटी होती हैं, लेकिन पादप कोशिका में अगर हम ऐसे मान लीजिए हमारी ये पादप कोशिका है, पादप कोशिका का ये आपका मान लीजिए केंद्रक है, तो लगभग ये इतना भाग जो है
वो किसके द्वारा घिरा होता है? रिक्तिका के द्वारा। यानी रिक्तिका एक ही होती है और बहुत बड़े आकार में होती है और सारे पदार्थों को, अपशिष्ट पदार्थों को अपने अंदर संचित करके रखती है। इसके बाद अगला है आपका लाइसोसोम। लाइसोसोम के अंदर कुछ एंजाइम उपस्थित होते हैं जो कि विभिन्न पदार्थों का पाचन करने का कार्य करते हैं। जब पाचन के लिए ये पदार्थ नहीं मिलते तो ये अपने ही कोशिका के कोशिकांगों का पाचन करना शुरू कर देती है और जब कोशिकांग का पाचन हो जाता है तो कोशिकांग खत्म हो जाएंगे। कोशिकांग के खत्म होने से कोशिका खत्म हो जाएगी। तो इसीलिए इसे क्या कहते हैं? कोशिका की आत्महत्या की थैली कहा जाता है। क्या कहते हैं इसे? आत्महत्या की थैली, क्योंकि इसके अंदर उपस्थित एंजाइम अपनी ही कोशिका के कोशिकांगों का पाचन करते हैं। तो ये थी आपकी संरचना। क्या बताया हमने? 3 भाग हैं। कोशिका झिल्ली, ये सिर्फ जंतु और पौधे दोनों में पाई जाती हैं, लेकिन पौधों के अंदर इसके बाहर एक और परत पाई जाती है जिसे हम कहते हैं कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति सिर्फ पौधों में पाई जाती है, जंतुओं में नहीं पाई जाती। इसके बाद आता है आपका केंद्रक। जंतुओं की कोशिका में मध्य में होता है और पादप में रिक्तिका की वजह से साइड पर होता है। इसके कार्य मैंने आपको बता दिए थे। थर्ड है कोशिका द्रव्य। कोशिका द्रव्य के अलग अलग कोशिकांग होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका का ऊर्जा घर, क्लोरोप्लास्ट कोशिका का रसोई घर, राइबोसोम प्रोटीन बनाने का कार्य, गोल्जिकाए प्रोटीन को ट्रांसपोर्ट करने का कार्य, रिक्तिका अपशिष्ट को अपने अंदर रखना और लाइसोसोम आत्महत्या की थैली। तो ये आपके डिफरेंस आप कर लेंगे। अगर जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति होती है, पादप कोशिका में नहीं होती। क्लोरोप्लास्ट पादप कोशिका में होते हैं, जंतु कोशिका में नहीं होते। गोल्जिकाए जंतु कोशिका में पूरी तरह से विकसित होते हैं, पादप कोशिका में छोटे होते हैं। रिक्तिकाएं पादप कोशिका में बहुत बड़ी होती हैं, जंतु कोशिका में छोटी छोटी होती हैं। ये आपके थे डिफरेंस और आज का ये चैप्टर आपका खत्म। थैंक यू।